हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से पर्यावरण की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज फिर एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है और जल्द से जल्द आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, क्या मैं आपको सही दिखाई दे रहा हूँ। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है कि नहीं। क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं सबको गुड आफ्टरनून। जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलते हैं तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके साथ वायुमंडल के संगठन की, और वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत हमने आपके साथ चर्चा की थी कि गैसेस, धूलकण और जलवाष्प, इन तीन चीजों से मिलकर वायुमंडल बनता है। पिछले क्लास में हमने क्या चीज चर्चा की थी? वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन। और हमने इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको बताया था कि वायुमंडल तीन चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें पहली चीज है गैसें, उसके बाद आता है जलवाष्प और फिर आता है डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूलकण। यानी कि गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, तीन चीजों से मिलकर आपका वायुमंडल बना होता है। और इनमें से पिछली क्लास में हमने विस्तार से चर्चा की थी गैसेस पर, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन को विशेष तौर पर विस्तार से कराया था। और कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैस से संबंधित जितने भी पर्यावरणीय पहलू हो सकते हैं उन पर हमने चर्चा की थी। इसके बाद आज की क्लास में वायुमंडल के संगठन को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स की। ये भी काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे संबंधित भी, और काफी क्वेश्चंस एग्जाम में यहां से भी पुटअप होते हैं। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, मैं इसको समझाता हूं। तो हमें चर्चा करनी है जल वाष्प, वाटर वेपर। देखिए, जल की गैसीय अवस्था ही जलवाष्प कहलाती है। द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर वेपर। तो क्या ये जल की गैसीय अवस्था है? जल की गैसीय अवस्था है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जल तीनों रूप में रह सकता है, ठोस में भी, द्रव रूप में भी और गैसीय रूप में भी। यानी कि जल की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आप बर्फ को देखे होंगे, वो जल की ठोस अवस्था है। जो पानी हम पीते हैं वो जल की द्रव अवस्था है। और जलवाष्प जो है वो जल की कैसी अवस्था है? गैसीय अवस्था है। यानी कि जल तीनों अवस्थाओं में मौजूद रहता है और उनमें से जलवाष्प जो है वो जल की कैसी अवस्था है? गैसीय अवस्था है। देखिए, संपूर्ण जलमंडल का हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का विस्तार है और 29% भाग पर ही स्थलमंडल है। क्या बताया था? 71% भाग पर क्या है? जलमंडल है, और 29% भाग पर, 29% पार्ट पर क्या है? स्थलमंडल है। स्थलमंडल है। 71% पार्ट पर जलमंडल और 29% पार्ट पर क्या है? स्थलमंडल। अब यहां पर जो संपूर्ण जलमंडल है उसका 0.035%, यानी कि जितना भी जलमंडल पृथ्वी पर मौजूद है उसका 0.035% जो पानी है वो वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में, किसके रूप में? वाटर वेपर के रूप में, जलवाष्प के रूप में मौजूद है। तो यहां पर हमने दो पॉइंटों की चर्चा की। पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि जलवाष्प जल की गैसीय अवस्था है, और दूसरा पॉइंट हमने आपके साथ जो चर्चा की है वो ये बताया कि संपूर्ण जलमंडल जो पृथ्वी पर मौजूद है उसका 0.035% वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मौजूद है। अब हम चर्चा करते हैं कि जलवाष्प किन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है और किन क्षेत्रों में कम पाई जाती है। यानी कि पृथ्वी पर जो जलवाष्प का डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर वेपर का जो वितरण है वो कैसा है। देखिए, सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको गुड आफ्टरनून। सबकी गुड आफ्टरनून में स्वीकार करता हूं और आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब चलते हैं।
हम आपसे चर्चा करते हैं जलवाष्प के वितरण की। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करें तो जलवाष्प का वितरण विश्व में एक जैसा नहीं है, यानी कि पृथ्वी पर एक जैसा जलवाष्प का वितरण कतई नहीं है। जो देखिए पृथ्वी पर जो जलवाष्प की मात्रा है वो 0 से 4% तक पाई जाती है। वायुमंडल के इकाई आयतन में अगर हम देखें कि जलवाष्प कितनी है तो उसकी मात्रा 0 से 4% तक हो सकती है। कितनी? 0 से 4% तक हो सकती है। इसमें से जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, कौन से? मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, यानी कि डेजर्ट एरियाज जो हैं, डेजर्ट एरियाज जो हैं उनमें जलवाष्प की मात्रा 0 से 1% तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 0 से 1% तक। और इसके अलावा जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जो उष्ण आर्द्र क्षेत्र हैं, कैसे? उष्ण आर्द्र क्षेत्र हैं, अर्थात जिनमें वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों में जलवाष्प 4% तक पाई जाती है। यानी कि जलवाष्प की मात्रा किसी भी स्थान पर पृथ्वी के वायुमंडल में 0 से 4% तक पाई जा सकती है। और उसमें भी जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहां पर ये 0 से 1% तक होगी। और जो उष्णाद्र क्षेत्र है, अर्थात जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों में इसकी जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में 4% तक हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जलवाष्प से एक और संबंधित फैक्ट की, एक और संबंधित पॉइंट की। देखिए जलवाष्प की मात्रा जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, तो जलवाष्प की जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है, वो लगातार घटती चली जाती है। यानी कि वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जलवाष्प की मात्रा लगातार घटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। धूलकण और जलवाष्प दोनों का 90% पार्ट, दोनों का जो 90% क्वांटिटी है, वो वायुमंडल में 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है। कितनी? वायुमंडल में 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यानी कि संपूर्ण जलवाष्प का 90% पार्ट, क्वांटिटी केवल और केवल 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। इसके बाद अगर आप ऊपर जाओगे तो वहां पर जलवाष्प की मात्रा काफी कम हो जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं जलवाष्प क्या इफेक्ट क्रिएट करती है। जलवाष्प के द्वारा क्या इफेक्ट क्रिएट किया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जब पानी उबलता है तो वो पानी ही गैसियस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि जलवाष्प के रूप में आ जाता है, और हवाओं के साथ वो तुरंत ऊपर उठता चला जाता है और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में वो सेव हो जाता है। अब जो वायुमंडल में मौजूद जो जलवाष्प है वो काम क्या करती है? देखिए वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प ठीक उसी प्रकार से कार्य करती है जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि गैसें कर रही थी। यानी कि हमने कल की क्लास, जो पिछली क्लास थी, उसमें आपके साथ चर्चा की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि गैसें क्या इफेक्ट क्रिएट करती हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ठीक इसी प्रकार से जो वायुमंडल में जलवाष्प मौजूद है, वो जलवाष्प के कण भी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? ये कण सूर्य से आने वाला जो सौर्यिक विकिरण है, जो छोटी छोटी तरंगों के रूप में आता है, ये सूर्य देवता हैं, और यहां से जो सोलर रेडिएशन निकलता है छोटी छोटी लघु तरंगों के रूप में, उसे दिन में बड़े आराम से पृथ्वी के धरातल तक आने देती हैं। लेकिन रात्रि में जब पृथ्वी इस ऊष्मा को जो दिन के समय सूर्य से ली गई, इसको जब वापस करती है लंबी तरंगों के रूप में, तब इस ऊष्मा के मार्ग में या इन पार्थिव विकिरण की किरणों के मार्ग में, पार्थिव विकिरण है ये, और पार्थिव विकिरण के लिए जलवाष्प के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो रुकावट क्रिएट करते हैं। अर्थात जलवाष्प भी, अर्थात क्या? जलवाष्प भी CO2 की तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या है? जिम्मेदार है, के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जलवाष्प भी CO2, CH4 और CFC की तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। लेकिन जब हम कभी भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें जलवाष्प की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा
हम उसको शो नहीं करते, हाईलाइट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में एक निश्चित जल चक्र है। क्या है? निश्चित जल चक्र। जितनी भी जलवाष्प ऊपर जाती है वो धीरे धीरे समय के अनुसार पानी की बूंदों के रूप में, बारिश के रूप में नीचे लौट आती है। यानी कि जलवाष्प की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की तरह लगातार इंक्रीज नहीं हो रही है, एक सामान्य लेवल पर है। इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के दौरान हाय तौबा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की तरह जलवाष्प पर नहीं मचाई जाती है। उम्मीद करता हूं ये जलवाष्प नामक जो टॉपिक मैंने आपको समझाया, जितने भी कॉन्सेप्ट इससे संबंधित, जितने भी पॉइंट्स आपको बताए, सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार फिर मैं दोबारा से आपके सामने रख रहा हूं जो भी पॉइंट्स मैंने समझाए। पहला पॉइंट मैंने जलवाष्प से संबंधित आपको समझाया कि जलवाष्प जल की गैसीय अवस्था है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैंने जलवाष्प से संबंधित आपको समझाया वो मैंने आपको बताया कि किसी भी प्लेस पर जो जलवाष्प की मात्रा है वायुमंडल में 0 से 4% तक हो सकती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये 0 से 1% और उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में जहां बारिश ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में इसकी मात्रा 4% तक पाई जा सकती है। इसके पश्चात हमने आपको बताया कि संपूर्ण जलमंडल जो पृथ्वी पर मौजूद है उस संपूर्ण जलमंडल का 0.035%, कितना? 0.035% वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मौजूद है। इसके पश्चात जो हमने चर्चा की वो चर्चा की कि जलवाष्प भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, लेकिन इसकी मात्रा वायुमंडल में सामान्य है, इंक्रीज नहीं हो रही है। इसलिए जब भी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट नामक टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां जलवाष्प की ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। और वायुमंडल गैसों और जलवाष्प के अलावा धूल कणों से भी मिलकर बना है। यानी कि वायुमंडल को अगर हम देखें तो वहां गैसों और जलवाष्प के कणों के अलावा डस्ट पार्टिकल्स, धूल कण भी पाए जाते हैं। और धूल कणों से संबंधित क्वेश्चंस एसएससी, सिविल तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने देखा होगा आकाश का नीला रंग तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के चारों ओर की जो लालिमाएं वो क्यों घटित, वो क्यों बनती है? इसका मेन रीजन है डस्ट पार्टिकल्स। हम उसकी ओर चलते हैं, समझते हैं डस्ट पार्टिकल्स आखिरकार क्या क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। चलते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स। धूल कणों की यहां पर हमको चर्चा करनी है। और देखिए धूल कणों की चर्चा करते समय हमें बताना है कि वायुमंडल में किस प्रकार से धूल कण मौजूद रहते हैं। देखिए धूल के कण धूल, धुआं, राख और पराग कणों के रूप में, धूल, धुआं, राख और पराग कणों के रूप में धूल कण वायुमंडल में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धूल, धुआं, राख और पराग कण के रूप में धूल कण भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। और वायुमंडल के संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स, और काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, जिस इंपॉर्टेंट रोल की चर्चा इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमें करनी है। चलते हैं। देखिए जैसा कि हमने जलवाष्प के अंतर्गत आपको बताया था, ठीक इसी प्रकार से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक धूल कणों का भी 90% भाग, 90% मात्रा पाई जाती है। यानी कि डस्ट पार्टिकल्स का 90% क्वांटिटी भी मात्र 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। सभी स्टूडेंट अनावश्यक कमेंट से बचें और जितना हो सके पढ़ाई पर जोर लगाएं, पढ़ाई पर विशेष तौर पर ध्यान दें। अनावश्यक कमेंटबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। चलते हैं। तो धूल, धुआं, राख और पराग कण के रूप में डस्ट पार्टिकल्स, धूल कण पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाते हैं और 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक इनकी 90% मात्रा पाई जाती है। 2 पॉइंट हमने यहां पर चर्चा की। अगर हम डस्ट पार्टिकल्स के वर्ल्ड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, पृथ्वी पर धूल कणों के वितरण की चर्चा करें, तो धूल कणों का वितरण भी एक जैसा नहीं है। यानी कि डस्ट पार्टिकल्स भी एक जैसे स्तर पर पूरे पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। देखिए अगर हम चर्चा करें
तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये जो क्षेत्र है ये ध्रुवीय क्षेत्र है, और ये जो बीच में रेखा मैंने खींची वो विषुवत रेखा है। और डस्ट पार्टिकल्स की अगर चर्चा करें तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों या ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इन क्षेत्रों में। और इन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र विस्तृत है? इन क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र। कौन से? उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र। उपोष्ण का मतलब है सब ट्रॉपिकल एरियाज, और शीतोष्ण का मतलब है टेम्परेट एरियाज। सब ट्रॉपिकल एरियाज और टेम्परेट एरियाज यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों को और ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में, इन दोनों क्षेत्रों की तुलना में जो धूल कण है वो मध्यवर्ती अक्षांशों में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में, सब ट्रॉपिकल एरियाज और टेम्परेट एरियाज में ये डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करने हैं कि डस्ट पार्टिकल्स या धूल कणों के द्वारा क्या इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स वायुमंडल में किस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, इस चीज को हमें समझना है। चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के जो कण हैं, वो ये हैं। इसको बड़ा गौर से समझने का प्रयास करिएगा, बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये धूल के कण है, धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स। और ये धूल कण सूर्य से आने वाला जो सौर्यिक विकिरण है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, उस प्रकाश की किरणें जब इन डस्ट पार्टिकल से आकर टकराती हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें जब इन डस्ट पार्टिकल से आकर टकराती हैं तो क्या होता है? स्कैटरिंग होता है, फैलाव होता है। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश हमें दिखाई देता है वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिक्सचर है। जैसा कि आप जानते हैं कितने रंगों का मिक्सचर है? 7 रंगों का मिक्सचर है, 7 कलर्स का मिक्सचर है। और 7 रंगों का ये जो मिक्सचर है, 7 रंगों का ये जो मिक्सचर है वो श्वेत प्रकाश के रूप में सूर्य से पृथ्वी की ओर आता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल से टकराकर वो स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। उसका क्या हो रहा है? यहां पर प्रकीर्णन हो रहा है। सूर्य के प्रकाश का स्कैटरिंग हो रही है, प्रकीर्णन हो रहा है, फैल रहा है, वो 7 रंग की धाराओं में विभाजित हो रहा है। और इन जो 7 रंग की धाराएं यहां पर बन रही हैं उनको हम, उन कलर्स को विबग्योर के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? विबग्योर। जैसा कि कक्षा 5, कक्षा 6 के अंतर्गत हमने पढ़ा है, ये वो 7 कलर्स हैं जो तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए अनुक्रम में सेट है। इन 7 कलर के मिक्सचर से सूर्य का श्वेत प्रकाश मिलता है। इन 7 कलर्स में सबसे कम तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, यानी कि तरंगों की सबसे कम लंबाई जो होती है वो किस रंग की होती है? बैगनी रंग की, वायलेट कलर की। किसकी? वायलेट कलर की। इसके बाद थोड़ी सी ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ या तरंगों की लंबाई होती है वो इंडिगो कलर की होती है, यानी कि गहरे नीले कलर की होती है। और सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है, यानी कि तरंगों की सबसे ज्यादा लंबाई जिस कलर की पाई जाती है वो है रेड। क्या है? रेड। अर्थात हमने यहां पर आपको क्या समझाया? एक बार दोबारा से समझने का प्रयास करिए। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस कलर की होती है? देखिए, सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है वो होती है किसकी? बैगनी कलर की। और बैगनी के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है नीले कलर की। किसकी? नीला, यानी कि इंडिगो और ब्लू। इसके बाद अगर हम चर्चा करें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य, सबसे ज्यादा वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य किस कलर की है? वो है लाल कलर की।
किसकी? रेड कलर की। और लाल कलर के बाद जो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जिस कलर की है वो है नारंगी। कौन सा? संतरी या नारंगी या ऑरेंज। देखिए वेवलेंथ एक बार द्वारा हम समझा देते हैं। जो प्रकाश की तरंग की एक प्रकार से जो लंबाई है वो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। जो जिन तरंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती है वो कुछ इस प्रकार से चलती है। देखिए प्रकाश की तरंगें कुछ इस प्रकार से चल रही हैं और यहां पर जो तरंगों की लंबाई है वो काफी कम है। और जिन तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है वो देखिए कुछ इस प्रकार से चलती हैं, यानी कि उनकी लंबाई जो है अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। अब एक कॉन्सेप्ट को समझने का आप प्रयास करेंगे कि जिन किरणों की तरंग दैर्घ्य कम होती है उनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। उनका प्रकीर्णन, उनकी स्कैटरिंग, उनका फैलाव ज्यादा होता है। उनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। अर्थात जिन प्रकाश की जिस कलर की तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी स्कैटरिंग, उसका फैलाव वायुमंडल में सबसे ज्यादा होगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जिन किरणों का या तरंगों का तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ ज्यादा होगी उनका फैलाव या उनका प्रकीर्णन, उनकी स्कैटरिंग कम होगी। उनका फैलाव कम होगा, यानी कि जिनकी तरंग दैर्घ्य कम है उनकी स्कैटरिंग ज्यादा, उनका फैलाव ज्यादा हो रहा है। और जिन प्रकाश की जिन किरणों की जिन तरंगों की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है उनका स्कैटरिंग, उनका फैलाव कम हो रहा है। अच्छा, तरंग दैर्घ्य कम किसकी है बताइए, फटाफट से बताइए। बैगनी कलर की और नीले कलर की। और तरंग दैर्घ्य ज्यादा किसकी है? तरंग दैर्घ्य ज्यादा है लाल की और नारंगी की। इसका मतलब क्या है आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि दिन के समय जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं, दिन के समय जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल की ओर आती हैं तो डस्ट पार्टिकल से, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं उन डस्ट पार्टिकल से टकराकर उनका स्कैटरिंग होती है। क्या होती है? स्कैटरिंग होती है। और स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किस कलर की होती है? बैगनी और नीले कलर की। किसकी? नीला कलर और बैगनी कलर का फैलाव सबसे ज्यादा होता है। वायोलेट और इंडिगो और ब्लू का सबसे ज्यादा फैलाव होता है। और यही कारण है कि दिन के समय हमें, अगर हम ऊपर की ओर देखें तो आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अर्थात अगर आप क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि आकाश के नीले रंग का क्या कारण है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? सूर्य की किरणों का धूल कणों से टकराकर होने वाला प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। तो देखिए क्या आप कहेंगे, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? आकाश का नीला रंग। और आकाश के नीले रंग का विशेष कारण क्या है? जल्दी से फटाफट से बताइए। आकाश का नीला रंग परिणाम है किसका? सूर्य की किरणों के धूल कणों से टकराकर दिखाई क्यों देता है? दिखाई क्यों देता है?
नीला रंग क्यों है। अब धूल कणों से संबंधित जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो कर रहा हूं, बने रहिए मेरे साथ फटाफट से और जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। दिन के समय आसमान नीला और शाम के समय सूर्यास्त के समय आसमान जो है वो लाल और पीला दिखाई देता है। और लाल और पीला दिखाई देने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो आपको बताना है। इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। इसका मुख्य कारण भी, यानी कि इस चीज के लिए जो जिम्मेदार मुख्य कारण है उसका भी एक कारण क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है। इस चीज का जो मुख्य कारण है वो भी क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। देखिए कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा, इसको अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास करिएगा। काफी बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे आपको कोई नया क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। धूल कणों से संबंधित यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो मैं यहां पर सारी की सारी चीज आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। चलते हैं। देखिए अभी अभी हमने समझाया आपको कि ये पृथ्वी है और इधर सूर्य नारायण है और पृथ्वी के वायुमंडल में क्या मौजूद है, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं। दिन के समय जो नीले कलर की धाराएं चलेंगी, नीले रंग की जो किरणें चलेंगी, देखिए वो क्या होगा, उनका फैलाव हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगी, चारों तरफ फैलाव हो जाएगा। यानी कि वो लंबी दूरी तय नहीं कर सकती, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकती। लेकिन चूंकि लाल और नारंगी कलर की तरंग दैर्घ्य कम होती है, वो सॉरी लाल और नारंगी कलर की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, उनकी स्कैटरिंग, उनका प्रकीर्णन कम होता है और स्कैटरिंग कम होने के कारण वो लंबी दूरी तय कर पाती हैं। क्या हो पाता है, वो लंबी दूरी तय कर पाती हैं और लंबी दूरी तय कर पाने के कारण वो सीधे पृथ्वी तक पहुंचती हैं, हमें वो सीधे दिखती हैं। और यही कारण है कि हमें सूर्यास्त के समय आसमान कैसा दिखाई देता है, लाल और पीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल और पीला। तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छी तरीके से। गेट खोल के चले जाते यार। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मैंने यहां पर आपको एक बार फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो कम है और तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण उसका जो प्रकीर्णन है, उसकी जो स्कैटरिंग है वो ज्यादा होती है और ज्यादा होने के कारण डस्ट पार्टिकल से टकराकर वो फैलाव हो जाता है उसका। लेकिन जो लाल रंग की जो किरण है, तरंग है, वो उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, प्रकीर्णन कम होता है और उसे पृथ्वी पर लंबी दूरी तक देखा जा सकता है। और सूर्यास्त जिस जगह होता है, जहां कहीं भी सूर्यास्त होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उस जगह से उस समय सूर्य काफी दूर पर स्थित है। जिस जगह भी, ध्यान रखिएगा, जिस जगह भी सूर्यास्त होगा तो सूर्यास्त होने का मतलब है कि उस जगह से सूर्य अधिकतम दूरी पर है और अधिकतम जो दूरी तय कर सकती है वो किस रंग की किस कलर की तरंग होती है, लाल कलर की। और यही कारण है कि सूर्यास्त के समय हमें जो आसमान दिखाई देता है वो कैसे कलर का दिखाई देता है, लाल और पीले कलर का। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा।
नीरज पंडित जी, विपिन शत्रु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपके लिए मेहनत में किसी भी प्रकार से कमी नहीं छोड़ूंगा। आपकी सिंसियरिटी, आपकी अवेयरनेस जितनी होगी उतना ही आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। ये जो पॉइंट मैंने डस्ट पार्टिकल से संबंधित आपको बताए हैं, ये सिविल लेवल के पॉइंट्स हैं और यहां से ऊपर क्वेश्चन नहीं जाता, ये मेरा वायदा है। किसी भी एग्जाम्स में देख लीजिएगा आप, डस्ट पार्टिकल्स में इससे ऊपर जो क्वेश्चन का लेवल है वो किसी भी कीमत पर जाने वाला नहीं है। यहां पर अगर ये क्लास मेरी आपने अच्छी तरीके से ली होगी, इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा, तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी, जिंदगी में कभी ये चीज निकलने वाली नहीं है। और मैं आपसे एक बार फिर वायदा कर रहा हूं, कि ये क्लास आपके लिए काफी यूजफुल क्लास है। अंत तक बने रहिए, देखते रहिए। बहुत सारे यूजफुल क्वेश्चंस जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों की मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन करूंगा। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार, मत समझो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा समझो मुझे। मैं आपके लिए ईवीएस टॉपिक के लिए जान डाल दूंगा, पूरी तरीके से धुआं कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मेरा वायदा है। बस आपको क्या करना है, सारी की सारी क्लासेस लेनी है, शुरुआत से लेके अंत तक करना है, उसको लेना है। और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो थोड़ी सी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके साथ ही मेरे वीडियोस को शेयर भी करते रहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें, ये ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगला टॉपिक जो है वो है वायुमंडल की परतें, यानी कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। चलते हैं। वायुमंडल की परतें, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत नहीं पाई जाती, बहुत सारी परतें पाई जाती हैं, बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं पृथ्वी के वायुमंडल में। और उन परतों की सविस्तार व्याख्या, उन परतों के बारे में हमें आपको सविस्तार बताना है। क्या बताना है? सविस्तार उन परतों के बारे में बताना है। देखिए मैं एक इमेज, एक चित्र आपके सामने बना रहा हूं, उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं और मेरे साथ साथ बना भी सकते हैं। देखिए एक चित्र मैं आपके सामने बना रहा हूं, इसको आप अपनी कॉपी पर बना सकते हैं, फटाफट से बना लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आपको काफी सरलता से चीजें समझ में आए इसलिए मैं इस चित्र को बना रहा हूं। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल को कुछ विशेष परतों में बांटकर देखा जा सकता है। ये जो मैं नीचे बना रहा हूं ये पृथ्वी का धरातल है। ये क्या है? पृथ्वी का धरातल। पृथ्वी का धरातल है और पृथ्वी के धरातल के ऊपर शुरू होता है एटमॉस्फेयर। क्या शुरू होता है? वायुमंडल। और वायुमंडल को, पृथ्वी के वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटकर देखा जा सकता है।
बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड करके देखा जा सकता है, बहुत सारी लेयर्स में, विभिन्न परतों में बांट कर देखा जा सकता है। और वो जो परतें हैं वो आपके सामने है। सबसे नीचे क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर, उसके बाद समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मध्यमंडल या मेसोस्फियर, उससे ऊपर आयन मंडल या आयनोस्फियर, और सबसे ऊपर बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो जो परतें पाई जाती हैं वो सारी की सारी परतें मैंने यहां पर आपके सामने बनाई। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये सारी की सारी परतें पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती हैं। इनमें जो सबसे पहली परत है यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए पृथ्वी के धरातल के जस्ट ऊपर जो परत है वो है क्षोभमंडल, और क्षोभमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। पूरे जोश के साथ बने रहिए, समझते रहिए अच्छी तरीके से। काफी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्षोभमंडल से हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक भी रहने नहीं दूंगा। मेरा वायदा है आपसे, रहने नहीं दूंगा एक भी, सारे के सारे चीजों को कराऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बस आपका काम क्या है? स्क्रीनशॉट लेना, इन चीजों को नोट करना, मेरे वीडियोस को बार बार देखना, जिससे कि ये सारी की सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएं। देखिए क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्या है क्षोभमंडल? क्षोभमंडल की अगर हम बात करें तो क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं, चाहे बादल हो, चाहे वर्षा हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे चक्रवात हो, चाहे प्रतिचक्रवात हो, वो सारी की सारी मौसमी गतिविधियां, समस्त मौसमी गतिविधियों के लिए जो मंडल जिम्मेदार होता है, यानी कि मौसमी गतिविधियां सबसे ज्यादा जिस मंडल में होती हैं वो मंडल कौन सा है? क्षोभमंडल। यानी कि इस मंडल में क्या है? समस्त मौसमी गतिविधियां, समस्त मौसमी गतिविधियां, समस्त मौसमी गतिविधियां घटित होती हैं। यानी कि अगर हम देखें यहां पर तो जो बादल है, वर्षा है, बादल, वर्षा, बिजली, चक्रवात, वो सारी की सारी मौसमी गतिविधियां वो कहां पर घटित होती हैं? क्षोभमंडल में घटित होती हैं। कहां पर घटित होती हैं? क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल से संबंधित एक पॉइंट को और समझने का प्रयास करिएगा कि क्षोभमंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर्स की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता चला जाता है। यानी कि जैसे 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 हम ऊपर जा रहे हैं, धरातल पर तापमान ज्यादा है, और क्षोभमंडल में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। और इसी दर से अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले गए, कितने ऊपर? 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट कितनी होगी? 6.5 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6.5 डिग्री सेल्सियस। और इस दर को ही सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। इस दर को क्या कहा जाता है? जनरल लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर, जनरल लैप्स रेट इसको कहा जाता है। यानी कि 3 पॉइंट मैंने बताया क्षोभमंडल के बारे में आपको। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया वो क्या है कि क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको यहां पर आपको समझाया वो क्या है कि इस मौसम संबंधी समस्त गतिविधियां, चाहे बादल हो, चाहे वर्षा हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, सारी की सारी मौसम संबंधी गतिविधियां क्षोभमंडल में घटित होती हैं। तीसरा पॉइंट जहां पर जो मैंने आपको समझाया वो क्या बताया कि जैसे जैसे क्षोभमंडल में हम ऊपर जाते हैं, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। और इस दर से अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएं तो तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज
की जाती है और इस दर को सामान्य ताप पतन दर के नाम से जाना जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक चीज आप समझने का प्रयास करिए। सभी मंडलों की जो ऊपरी सीमा है वो एक सी है, लेकिन क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है वो एक जैसी नहीं है। देखिए, क्षोभ मंडल की जो सबसे वो अपर लिमिट है वो एक जैसी नहीं है। ये किसी जगह पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है और किसी जगह पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, यानी कहीं इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और कहीं इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? यानी कि समताप मंडल को देखें तो हर जगह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, मध्य मंडल को देखें तो हर जगह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, लेकिन क्षोभ मंडल ही एक जगह 8 किलोमीटर और एक जगह 18 किलोमीटर क्यों है? ये चीज आपके दिमाग में दौड़ रही होगी और इस चीज को मैं तल्लीनता के साथ आराम से समझाता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई अगर हम चर्चा करें तो एक जगह पर कितनी है? 8 किलोमीटर और एक जगह पर कितनी है? 18 किलोमीटर। जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर एक दो चीज आपको समझनी है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, कौन से ध्रुवीय क्षेत्र, उन ध्रुवीय क्षेत्रों में जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है। कितनी? 8 किलोमीटर। और जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। कितनी? 18 किलोमीटर। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र और विषुवत रेखीय क्षेत्रों को एक बार फिर समझाता हूं आपको। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाली जो रेखा है, ये विषुवत रेखा है और इसके आसपास जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। और जो ये वाले क्षेत्र हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और यहां पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर है। और इसका कारण क्या है ये आपको समझाना है, ये आपको समझना है। मैं देखिए आपको बताऊं कि जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है, यहां पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा लंबवत किस क्षेत्र में पड़ रही हैं? किस क्षेत्र में? देखिए, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। और जिस जगह पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी उस क्षेत्र को ऊष्मा, उस क्षेत्र को हीट, उस क्षेत्र को एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करेंगी। और जब हीट ज्यादा प्रोवाइड होगी तो उस क्षेत्र में क्या रहेगी? भयंकर गर्मी। भयंकर गर्मी, यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो सालों भर गर्म रहते हैं। ऋतु जहां कभी भी परिवर्तित नहीं होती। हमारे यहां दिसंबर में सर्दी पड़ती है, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्रों में दिसंबर में भी गर्मी पड़ती है, जनवरी में भी गर्मी पड़ती है और जुलाई में भी गर्मी पड़ती है। यह पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा क्षेत्र है जहां कभी भी ऋतुएं परिवर्तित नहीं होती, हमेशा गर्मी की ऋतु रहती है, ऋतु कभी भी परिवर्तित नहीं होती। और जब जमीन काफी गर्म रहेगी तो आसपास वायुमंडल में मौजूद जो हवा है, जो गैसें हैं, वो क्या होगी? गर्म हो जाएंगी। और गर्म हवा कैसी होती है? इसका नेचर होता है हल्का, यानी कि गर्म हवा, हमेशा ध्यान रखिएगा, गर्म हवा हमेशा हल्की होती है। और हल्की चीज देखिए ऊपर उठ जाती है। क्या उठती है? ऊपर उठ जाती है। जैसे गुब्बारे में अगर हीलियम गैस भर दी जाए और हीलियम गैस हल्की होती है तो वो गुब्बारा ऊपर उठा चला जाता है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से जो यहां पर जो गर्म हवा है वो हल्की है, और हल्की हवा, मान लीजिए ये जमीन है, जमीन की हवा गर्म है और गर्म हवा हल्की होकर कहां उठती है? ऊपर की ओर। क्या उठती है? ऊपर की ओर। और चूंकि हवा गर्म है इसलिए काफी ऊंचाई पर जाकर जब ऊपर जाएगी तो उसे कार्य करना पड़ रहा है, और कार्य करना पड़ रहा है तो काफी ऊंचाई पर जाकर बादलों का निर्माण करेगी। ठंडी होगी और ठंडी होकर ये किसका निर्माण करेगी? बादलों का। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक? 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और बादल और वर्षा जिस जगह तक निर्मित हो वहां तक किस मंडल का विस्तार है? क्षोभ मंडल का। यानी कि आप समझ गए होंगे कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है 18 किलोमीटर है, वो उसका मुख्य कारण क्या है? संवहनीय धाराएं। क्या है? संवहनीय धाराएं या कन्वेक्शनल करंट्स।
क्या है? कन्वेक्शनल करेंट्स, यानी कि विषुवतरेखीय क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं और अत्यधिक गर्म विषुवतरेखीय क्षेत्रों में जमीन काफी गर्म होती है, जिससे हवा गर्म व हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, और जब हवा ऊपर उठती है तो काफी ऊंचाई पर जाकर वो बादलों का निर्माण करती है, काफी ऊंचाई से वो वर्षा कराती है, और बादल और वर्षा जिस जगह तक होंगे वहां तक क्षोभ मंडल का विस्तार होगा। क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया समस्त मौसमी गतिविधियां किस मंडल में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में घटित होंगी तो विषुवतरेखीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल का विस्तार कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर। ये सिविल सेवा परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि क्षोभ मंडल में विषुवतरेखीय क्षेत्रों में क्षोभमंडल का विस्तार 18 किलोमीटर तक क्यों है? तो उसका आंसर क्या था? कन्वेक्शनल करंट्स या संवहनीय धाराएं। कन्वेक्शनल करंट्स या संवहनीय धाराएं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और अब हम चर्चा करेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों की। देखिए ये वाले एरियाज और ये वाले एरियाज, इन क्षेत्रों में क्षोभमंडल का विस्तार 8 किलोमीटर तक क्यों है? इन क्षेत्रों में क्षोभमंडल का विस्तार 8 किलोमीटर तक क्यों है? देखिए सूर्य की किरणें इन ध्रुवीय क्षेत्रों में काफी तिरछी पहुंचती हैं, आधी पहुंचती भी हैं, आधी नहीं भी पहुंचती। यानी कि इन क्षेत्रों को जो ऊष्मा है वो काफी कम मिल पाती है। ऊष्मा क्या है? काफी कम मिल पाती है, और ऊष्मा काफी कम मिलने के कारण ये क्षेत्र सालों भर क्या होते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं। ये क्षेत्र क्या है? सालों भर क्या होते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं, और सालों भर बर्फ से ढके होने के कारण, सालों भर बर्फ से कवर्ड होने के कारण, आइस कवर्ड होने के कारण क्या होता है? यहाँ पर काफी ठंडक रहती है, काफी ठंड पड़ती है, और क्या होता है? ठंडक रहती है, ठंड पड़ती है, काफी ठंडे इलाके हैं ये। और जब इलाके ठंडे होंगे तो आसपास की हवा भी कैसी होगी? ठंडी हवा होगी। आसपास हवा कैसी पाई जाएगी? ठंडी हवा। और जैसा कि मैंने बताया था गर्म हवा कैसी होती है? हल्की। और इसके विपरीत ठंडी हवा कैसी होगी? भारी। कैसी होगी ठंडी हवा? भारी। और आप जानते हैं कि जब हवा भारी होगी तो वो जमीन पर बैठने का प्रयास करेगी, ऊपर उठने का प्रयास नहीं करेगी। घर में मोटी अम्मा होती हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे पे जाने में वो थक जाती है, जैसे दूसरे कमरे में पहुंचेंगी तुरंत बेड पर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर काफी भारी है। ठीक इसी प्रकार हवाएं भी भारी होंगी तो नीचे बैठने का प्रयास करेंगी, और जब हवा नीचे बैठेगी तो जो मौसम संबंधी गतिविधियां हैं, वो क्या होगा? पास में ही हो जाएंगी। यानी कि बादल वर्षा का निर्माण कम ऊंचाई तक हो जाएगा। कितनी ऊंचाई तक ही होंगी? 8 किलोमीटर। और यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो क्षोभ मंडल है उसका विस्तार कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है? 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कितनी किलोमीटर की ऊंचाई तक? 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और इसका मुख्य कारण क्या है? ठंड। इसका मुख्य कारण क्या है? सर्दी। बर्फीली हवाएं, ठंडी हवाएं भारी होती हैं, भारी होके नीचे बैठ जाती हैं। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं 4 पॉइंट क्षोभ मंडल में आपको समझाया, एक बार दोबारा समझाता हूं। मैंने आपको बताया कि क्षोभ मंडल का विस्तार विषुवतरेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्रों में कितना होता है? 8 किलोमीटर होता है। देखिए यहां पर हमने आपके साथ चर्चा की कि ध्रुवीय क्षेत्रों में कितना? 8 किलोमीटर, और विषुवतरेखीय क्षेत्रों में कितना? 18 किलोमीटर। दूसरी चीज जो क्षोभमंडल से संबंधित हमने समझाई, वो आपको बताया कि मौसम संबंधी समस्त गतिविधियां, यानी कि जितनी भी मौसमी गतिविधियां हैं, चाहे बादल हो, वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, देखिए बिजली, बादल, वर्षा, चक्रवात, ये सारे के सारे क्षोभमंडल में ही घटित होते हैं। तीसरी चीज जो मैंने आपको समझाई, वो क्या समझाया कि क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। और इस ताप पतन दर को क्या कहते हैं? सामान्य ताप पतन दर, जनरल लैप्स रेट। क्या बोला जाता है? जनरल लैप्स रेट इसको बोला जाता है। इसके बाद क्षोभ मंडल को यहीं पर विराम दे देते हैं। एक पॉइंट और हम समझाएंगे क्षोभ मंडल के बारे में। देखिए क्षोभ मंडल
और समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल कौन सा रहा है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, और ये वाला मंडल कौन सा है, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की ये जो सीमा रेखा है, इसको आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। क्या, ट्रोपोपॉज। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये सारी की सारी चीजें आपको रट गई होंगी। क्या क्या बताया मैंने क्षोभमंडल के बारे में, कि ध्रुवीय क्षेत्रों में कितनी ऊंचाई है इसकी, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कितनी ऊंचाई है इसकी, 18 किलोमीटर। मौसम संबंधी गतिविधियां कहां घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में। कहां घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाएं तो कितना टेम्परेचर गिरेगा, 1 डिग्री सेल्सियस। इसे क्या कहते हैं, सामान्य ताप पतन दर। सामान्य ताप पतन दर। इसकी जो ऊपरी सीमा है, यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो सीमा रेखा है, वो क्या कहलाती है, क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज, या ट्रोपोपॉज। ये चीजें मैंने क्षोभ मंडल के बारे में आपको समझाई। और इसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, इन मंडलों की चर्चा करेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में। अब एक ट्रिक का समय है, एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत साधारण है। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, 8 देशों से, उसका ट्रिक मैंने बताई थी आपको। फिर मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसको भी वो 8 राज्य हैं, उसकी ट्रिक बताई। मैंने आपको पाकिस्तान से सटे हुए भारतीय 6 राज्यों को याद करने की ट्रिक बताई अगली क्लास में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड, विषुवत रेखा या इक्वेटर, विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है। इस ट्रिक को बहुत अच्छी तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जितनी भी ट्रिक्स आपको मिलेंगी, पुस्तकों में मिलेंगी, इंटरनेट पर मिलेंगी, उनमें भूमध्य रेखा पर बसे हुए जो 13 देश हैं, उन 13 के 13 का नाम नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, मुझे अगर आप झूठा समझ रहे हैं तो चैलेंज आप चेक कर लीजिएगा। और 9 देश, 8 देश, इतना ही बताएंगे। लेकिन भूमध्य रेखा पर स्थित सभी 13 देशों की ट्रिक मैंने यहां आपके सामने में लेके आ रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित 13 देश, भूमध्य रेखा पर स्थित देश, और भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है, 13। कितनी है, 13। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए, CBI काका की कमाई से, या ऐसे ऐसे कर सकते हैं, CBI सो गया काका की कमाई से, कमाई से। कमाई से, बस एक CBI सो गया काका की कमाई से। यहां याद रखिएगा, देशों के नाम मैं लिख रहा हूं, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वेडोर, सोमालिया, गैबन, युगांडा, कांगो गणराज्य, राज्य किरिबाती, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया
और साओ टोमे प्रिंसिप। साओ टोमे प्रिंसिप, ये वो सभी 13 देश हैं जिनसे होकर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। आपको ट्रिक याद करनी है, सीबीआई सो गया काका की कमाई से। काका की कमाई से सीबीआई सो गया। सी फॉर कोलंबिया, बी फॉर ब्राजील, आई फॉर इक्वेडोर, सो फॉर सोमालिया, ग फॉर गैबोन, या फॉर युगांडा, का फॉर कांगो गणराज्य, की फॉर किरिबाती, क फॉर केन्या, मा फॉर मालदीव, ई फॉर इंडोनेशिया और से फॉर साओ टोमे प्रिंसिप। उम्मीद करता हूं क्लास में आपको आनंद आया होगा। जो भी मैंने आपको आज समझाया वो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। यहां पर से इस क्लास को जिसने भी शुरू से अंत तक देखा होगा, निश्चित तौर पर कंपटीशन में वो 1 या 2 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर जाएगा। केवल आज की क्लास को देखने के बाद ही बहुत सारे यूजफुल पॉइंटों को मैंने समझाने का प्रयास किया। चलते हैं, मिलते हैं।